A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the part 3 of English specimen paper of literature for 2023 examinations. इससे पहले हम लोग ने टेम्पेस्ट और इकोस का जो पार्ट है वो कर लिया है. दिस इज द पार्ट ऑफ रेवरी, मतलब द पोइट्री पार्ट. ये आपका पोएम वाला पार्ट है जो रह गया था, और प्रीवियस 2 वीडियोस में आई हैव पोस्टेड टेम्पेस्ट, शॉर्ट स्टोरीज और एमसीक्यूज वाला, और जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने बहुत पहले ही करवा दिया था. ओके, तो ये उसी का एक पोएम वाला पार्ट है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉसिंग द बार से, देन म्यूजिक मेकर्स और डार्कलिंग, थ्रश और डोवर बीच में ऑप्शंस दिया है. बर्चेस लॉन्ग आंसर्स में नहीं पूछा गया है. द क्वेश्चन इज इन द पोएम, in the first question is in the poem the crossing the bar, discuss why the thought of death poses no fear for the poet. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यों जो डेथ है उसको पोएट बहुत ही आराम से, बहुत ही हैप्पीली अपना लेता है. तो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड हियर. ये सॉल्यूशन हमने अभी तक नहीं सेंड किया था क्योंकि हमको ये पूरा कंप्लीट करवाना था. नाउ विद दिस थर्ड वीडियो ऑफ पार्ट 3 आई विल सेंड यू दिस अलोंग विद द वीडियो लिंक ऑन टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. ओके, द क्वेश्चन इज कि क्रॉसिंग बार में वाई द थॉट ऑफ डेथ पोजेज नो फियर फॉर द पोएट. आंसर इसका क्या कहता है कि ये एक पोएम, ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है. आप उसको लर्न करके अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को, मतलब दे विल नो कि हाँ यू आर वेरी मच, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है, आप सिर्फ समरी पढ़ करके नहीं आए हो जो हर कोई पढ़ करके जाता है. तो एक इंट्रोडक्शन अच्छा रहता है. इज अ पोएम इन विच जो स्पीकर है वो ये कहता है कि he confronts the death, the reality of imminent death, imminent something that is about to happen और आप उसको रोक नहीं सकते हो. Okay, he finds a kind of peace in the thought of dying. और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्यों ऐसा है, why he is so happy, why he accepts death so happily rather than being scared of death. द स्पीकर प्रेजेंट्स इट एज अ मेयर ट्रांजिशन. उसको सिर्फ ये लगता है कि वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक चेंज है फ्रॉम द काइंड ऑफ लाइफ से लेकर के आफ्टर, मतलब एक कुछ ही किसी और तरह की लाइफ में, दैट इज द आफ्टर लाइफ. द स्पीकर कंपेयर्स दिस टू द क्रॉसिंग ऑफ अ सैंड बार. उसको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक, ये जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ एक क्रॉसिंग ऑफ सैंड बार के जैसे. फ्रॉम लैंड टू ओशन यू आर गोइंग, the kind that marks the shift from the coastal area to a sea or ocean. कि आप coastal region से कहाँ पर जा रहे हो, sea या ocean पे जा रहे हो. coastal region is compared, coastal region is said as the life, ठीक है, and ocean or sea is said as the death life, after life, and ask that there be no sadness of farewell. और ये बोला गया है कि आपसे ये कहता है कि कोई भी दुख नहीं होना चाहिए ऑन देयर बिहाफ, उसके बिहाफ पर. द पोएम इज दस इनहेरेंटली एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग डेथ. पोएम क्या कहती है कि ये एक काइंड ऑफ वो है कि आपको डेथ को बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए विद द कंफर्टिंग knowledge of God's love as solace. Why? Because you will find, या फिर जो poet है वो क्या find कर रहा है, he is finding कि when he'll go, he'll die, तो after death he will be happy with God's love as solace. He is finding comfort in God's love. The speaker senses that their time on earth is near. उसको ऐसा लगता है कि अब उसका जो टाइम है वो खत्म हो रहा है. Seeing that this is sunset and evening star, कि वो देख रहा है कि मतलब सनसेट और इवनिंग स्टार उसको दिख रहे हैं. इवन हियरिंग द क्लियर कॉल कि डेथ उसके बहुत ही क्लोज है. ये आपने क्रॉसिंग द बार से पोएम पढ़ी होगी तो उसमें भी समझाया गया होगा. दिस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू रिफ्लेक्ट ऑन डेथ. Okay, building the metaphor of death as the crossing of a bar of sand, the speaker puts forward the idea of death that is not something to fear. वो ये कह रहा है कि डेथ कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप डरो या घबराओ. इट्स जस्ट अ क्वाइट नियर सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ बीइंग, जैसे कि लाइफ टू डेथ, जिंदा से होकर के टू डेथ.
The poem opens the kind of announce with a kind of announcement. स्पीकर कहता है कि उसने एक क्लियर कॉल सुनी है, जिसका मतलब ये होता है that it is the time to die. As the poem progresses, the speaker reveals that their belief in the Christian God, it becomes apparent कि जो speaker है he sees this call as coming from God himself. उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉल है, क्लियर कॉल जिसको लग रही है, वो खुद उसको भगवान दे रहा है. Already this establishes the idea कि there is a God behind life and death. और यहाँ से जाने के बाद poet is sure कि उसको कहीं ना कहीं God से मिलने का मौका मिलेगा. And this coming death is a part of God's plan. The death should not be feared because it is designed by God, who has people's best interest in mind. कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो इसीलिए he has people's best interest in mind. ठीक, एज सच द स्पीकर, इसीलिए वो होप करता है दैट देयर मे बी, इसीलिए वो कहता है जस्ट बिकॉज कि ही इज हैप्पी, he says there should not be any mourning of the bar, just because when I'm going there, तो जब मैं क्रॉस कर रहा हूँ बाहर, there should be no mourning. When the speaker puts out to sea, जब भी he is dying, there should no one should mourn. Why mourn, goes the speaker's argument, when death is a part of God's plan. वो कह रहा है कि क्यों इंसान रोएगा, या क्यों जो भी मेरे नियर एंड डियर वंस है वो क्यों रोएंगे, जब द डेथ इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान. In a sense, the speaker is saying that they hope there is no fear, sadness, or pain when they die on the speaker's part or on the part of others, that no one should be unhappy, neither the speaker nor the people who are near and dear ones of the speaker. That's because, एक minute. Okay, that's because ultimately the speaker doesn't see death as a true end. वो इसलिए क्योंकि speaker जो है death को एक true end नहीं समझता, उसको ऐसा लगता है कि there is afterlife and there also he'll be doing something productive. The speaker prefers to die quietly because to them that befits the belief that death is merely a transition. To disturb the sandbar, metaphorically speaking, would be to worry about death, to fear, and even to resist it. Okay, to die quietly on metaphorical tide, too full for sound and foam. मतलब metaphorical tide क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो सैंड बार है, उसको एक हिस्सा, एक बीच का ब्रिज माना गया है लाइफ और डेथ के बीच का, तो इसीलिए उसको मेटाफर इज सम सॉर्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच जो कंपैरिजन के लिए यूज होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए यूज होती है. ओके, और बोला गया है कि ये जो टाइड है दैट इज टू फुल फॉर साउंड एंड फोम, सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू डाई. स्पीकर ये भी कहता है that he does acknowledge that dying means going somewhere very far away from the earthly realm. For though from out are born of time and place, the flood may bear me far. कि यहाँ से फ्रॉम हेयर वेयर एवर आई एम, अब जो पानी है या जो भी डेथ है वो मुझे बहुत ही दूर, फ्लड विल टेक मी बियर मी फार, मतलब वो मुझे बहुत ही ज्यादा दूर लेकर के चली जाएगी. ये जो लाइंस है, इट ड्रॉज अ लिंक बिटवीन ओशन और इटर्निटी. इटर्निटी टिल वेर एवर आई विल गो, पुटिंग फॉरवर्ड इटर्निटी समथिंग जो अमर होता है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होगी. Putting forward to the idea that the speaker is merely returning to the eternal realm from which they came. मिट्टी से बने हो, वापस मिट्टी में चले जा रहे हो, तो वही चीज बोली गई है कि जहां से वो आया है वहीं वो वापस चला जा रहा है. इसीलिए indeed the speaker believes that their life was a part of God's plan, and so too there is their death. Okay, उसके बाद वो कहता है कि ये जो जर्नी है फ्रॉम earthly to the spiritual realm is even something to look forward. That's because it is through the dying that people can meet their pilot. This is very important line कि वो, मतलब उसका ये भी एक रीजन है कि he will meet his pilot, the person who is sorry the God. यहाँ पर पायलट किसको बोला गया है, गॉड को खुद बोला गया है. ओके, गॉड को बोला गया है इसमें, और क्या कहा गया है, दैट
The speaker hopes to know God through death, to look to God face to face, उससे मिलना चाहता है पायलट से या गॉड से. Accordingly, speaker is in a way quietly but eagerly expecting death, not living in fear of it. उसको डर नहीं लगता है डेथ से, जैसे हम लोग को, आम इंसानों को लगता है कि हम लोग मर जाएंगे. Death brings with it a new kind of knowledge and experience. Sorry, दिवाली के पटाखे बहुत ज्यादा चल रहे हैं. Okay, दैट इजेंट अवेलेबल टू द लिविंग, कि डेथ आपको एक ऐसी नॉलेज देगा जो पूरी लाइफ में आपको नहीं मिलेगी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट लीड्स टू अ रीयूनियन विद गॉड, और इससे आप दोबारा गॉड से मिल पाओगे. Thus the poem insists that there is no one to fear death. Instead, it argues that the people should take solace in the rather paradoxical thought, paradoxical something opposite, that death brings it with it and not an end, but it is a new beginning to the afterlife where you will meet God. ओके उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है जैसे पहला वाला है. मैंने थोड़ा सा लेंथी इसको कर दिया है. डोंट गो ऑन द लेंथ ऑफ माय आंसर्स, वो इसलिए किया गया सो दैट आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट हो पढ़ने के लिए. ओके आप उसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट करोगे. शॉर्ट कितना करना है या कितना करना लिखना है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन पार्ट 2. बिगनिंग में ही मैंने बता दिया था, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली. इसी का स्पेसिमेन पेपर का पार्ट 2 जो है उसी में हमने बता दिया था. म्यूजिक मेकर्स आर चेंज मेकर्स. हाउ दिस इज कन्वेड इन द पोएम वी आर द म्यूजिक मेकर्स. ये इस पोएम में कैसे बताया गया है कि म्यूजिक मेकर्स जो है वो एक कौन से मेकर, चेंज मेकर्स होते हैं. ठीक है, द पोएम वी आर द म्यूजिक मेकर्स स्टार्ट्स ऑन अ नोट ऑफ प्योर अप्रेजल ऑफ द आर्टिस्ट एंड देयर डेडिकेशन टू आर्ट. बोला गया है कि ये जो पोएम है ये स्टार्ट की गई है बिल्कुल बहुत ज्यादा अप्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए आर्टिस्ट की और उनका जो डेडिकेशन है टू आर्ट. जो फर्स्ट लाइन है वो ऑलरेडी एक मतलब मैसेज डिलीवर करता है इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर कि ये जो पोएम है इट इज डेडिकेटेड टू आर्टिस्ट और उनका जो टाइमलेस क्रिएशन है, जो अमर क्रिएशन है, जो हमेशा चलता रहेगा, to the music makers who are the dreamers of dream, and it appeals to the artists. It appeals to the artist across different realms spread all over the world. मतलब यहाँ पर जो इस पोएम में कोई एक स्पेसिफिक आर्टिस्ट की बात नहीं की गई है. इन जनरल सबके लिए बोला गया है और सारे आर्टिस्ट की प्रशंसा और उनके आर्ट की भी प्रशंसा की गई है. ओके, द पोएट avoids the mention of a particular art form which intensifies its universal appeal, और इसीलिए ये यूनिवर्सली बहुत ज्यादा बोली गई है कि बहुत अच्छी है. फिर क्या कहा गया है, O'Shaughnessy the poet has attempted to reject the concept of aestheticism. This is aestheticism, devotion or emphasis on beauty or the cultivation of arts. कि जब आप किसी चीज की ब्यूटी पर एम्फेसाइज करते हो, ओके, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है. कोई स्पेसिफिक आर्ट फॉर्म को उन्होंने नहीं बहुत ज्यादा सराहना दी है. उन्होंने बोला है कि दैट इज वाई दिस ग्लोरिफाइज द आर्ट आइडिया कि आर्टिस्ट जो है, artist only relationship is his art itself and has presented the artist as the harbinger, means messenger of creative rebellion in the otherwise dull society. मतलब हार्बिंगर्स कौन होते हैं, उनको बोला है कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं दे आर अ काइंड ऑफ मैसेंजर्स ऑफ क्रिएटिव रिबेलियन, कि समथिंग क्रिएटिव वो बना सकते हैं जो एक डल सोसाइटी है उसके अंदर. खुद सोचो अगर आप जहां पर भी आप हो, ठीक है, वहां पर ना म्यूजिक हो, ना पेंटिंग्स हो, ना सॉन्ग्स हो, ठीक है, ना किसी भी तरह की कारीगरी हो, कोई भी आर्ट फॉर्म ना हो, तो आपके जो सोसाइटी वो कैसे, इवन इवन एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइन, एनी ऑफ द क्रिएटिव थिंग्स यहाँ पे बोला गया है. तो कुछ भी ना हो, इंसान बस ईटा पत्थर लेकर के उसी में रह रहा है, तो ये चीज बोला गया कि एक डल सोसाइटी है जिसको आर्टिस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं. आर्ट इन दिस poem has a fluid definition. Art is a force which awakens people's mind and inspires them to think in a creative manner. Okay, according to poem,
एक आर्टिस्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फुलफिल एंड दैट टू दे आर मूवर्स एंड शेकर्स, ठीक है। द यूज ऑफ द टर्म implies rebellion, मतलब कि वो जो है वो मूवर्स और शेकर्स है, वो एक रिबेलियन है अगेंस्ट द कन्वेंशनल एग्जिस्टेंस। वो पहले जमाने की ट्रेडिशनल एग्जिस्टेंस जो चलती आ रही थी उसमें एक चेंज लाना ही मूवर्स एंड शेकर्स का काम है, और इसीलिए वो कौन है, चेंज मेकर्स हैं। वही जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि पोएट्स जो म्यूजिक मेकर्स हैं वो कैसे चेंज मेकर्स हैं, ठीक है। इट इज इम्प्लाइड एज अ चेंज इन द स्टेटस क्यो, स्पेशली दैट ऑफ आर्ट, कि आर्टिस्ट का और आर्ट का जो स्टेटस है उनको थोड़ा सा चेंज करना। इट इज नॉट कन्फाइंड टू इटसेल्फ टू सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल बाउंड्रीज। वो पूरी दुनिया को यूनाइट करती है और इंस्पायर करती है लोगों को इमेजिन करने के लिए। वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है एंड ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ पीपल हु वुड बी determined टू ब्रिंग डायनामिसिटी इन द ड्रैब डल सोसाइटी। जो डल सोसाइटी है उसमें वो लोग बहुत ज्यादा डायनामिक व्यूज को लेकर के आएंगे। ओके, पोएट जो है वो सेलिब्रेट करता है क्रिएशन और फैंटेसी। सी बहुत सिंपल सी चीज है कि हमने बहुत ज्यादा क्लियर फॉर्म में इसको नहीं लिया है कि आप उसकी सिर्फ समरी पढ़ो। देखो समरी आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है, बट व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग यू, आपको वो इसमें लिखना है। तो जो इसमें आपको लिखना है वही सारी चीजें हमने इधर उधर से ढूंढ ढूंढ करके निकाल के इकट्ठा की है, ठीक। तो समरी पढ़ो, इट इज अ गुड थिंग कि आपके पास वर्ड्स रहते हैं लिखने के लिए, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप सिर्फ समरी, हर चीज की समरी पढ़ करके जाओ और उसको लिख दो। तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा एनालिटिकल होना पड़ता है। द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस ईयर एंड द फ्यूचर ईयर्स विल ओनली बी एनालिटिकल in literature. Poet celebrates creation and fantasy and the artist's ability to give birth to something new. ठीक है, ये जो पोएम है, ये जो पोएट है वो क्या सेलिब्रेट कर रहा है कि क्रिएशन और फैंटेसी, इमेजिनेशन और आर्टिस्ट की एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड। दे स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, वो वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली हैप्पीनेस से अलग रहते हैं, and they are able to address issues through their art that pushes the society forward. Artists जो है उनको एक gift of imagination मिला है with which they help manifest a new world. वो नई cities बनाते हैं, वो glorified empires भी बनाते हैं। Okay, they arouse radical thoughts, feelings and realizations in people's mind. It implies, ये बताता है कि जो works of art हैं, they outlive other materialistic possessions. Whatever materialistic things you have, उससे ज्यादा important चीज होती है कि आपके अंदर कोई art हो, कला हो। Men are bound to die, पर उनकी जो art है वो हमेशा ही जिंदा रहेगी। People draw their strength and inspiration from the work of these artists, that is, thus they are creating a better world through their art. Art is a salvation saving the people from sin or even in itself, मतलब वो खुद में एक salvation है and has been the man's greatest achievement yet. ये पोएट ये भी कहता है, it alludes मतलब hints कि जो बाइबलिकल सिटीज थी जो आपने बाइबल में पढ़ी होंगी, ऑफ निनवे एंड बैबल, टू हाईलाइट द एबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। जैसे ये वाला मैंने इसमें कोड डाला है, ओके, ये कोड्स आप ऐसे ही इसमें मेंशन कर सकते हो। build Nineveh with our sighing and Babel with in our mirth. Happiness, जब वो happy थे तो उन्होंने बैबल को डेवलप किया था एज अ सिटी, और जब वो दुखी थे तो दे डेवलप्ड Nineveh. ये जो पोएट्स हैं दे बिलोंग टू ऑल एजेस, एवरी एरा कम्स विद अ प्रोफेसी। वो एक प्रोफेसी के साथ आते हैं कि नया और बेटर वर्ल्ड उनको मिलेगा। He refers to the cities of Babel and Nineveh, fostering the idea of art as a divine creation. स्पीकर ये कहता है, most almost equates the artist with some divine figure.
ओके, possessing the god like attribute of creation and destruction. नरेटर क्या कहता है? He further states the artists are capable of overthrowing the old world. वो जो ओल्ड वर्ल्ड है उसको वो हटा देंगे विद अ प्रोफेसी, सिर्फ एक भविष्यवाणी पर, कि जो न्यू वर्ल्ड उनको मिलेगा वो इससे ज्यादा बेहतर होगा. तो उनके अंदर इतना भी पार है कि वो एक वर्ल्ड को, एक दुनिया को खत्म कर सकते हैं जस्ट ऑन द प्रोफेसी कि जो नया वर्ल्ड है वो उससे ज्यादा बेहतर होगा. अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द नरेटर और whosoever is the speaker, the dreams of the artist shape the world today are replaced by the new dreams of modern एंड बेटर एरा. जो नए ड्रीम्स हैं वो पुराने ड्रीम्स को हटा देते हैं. हेंस द बर्थ ऑफ अ न्यू ड्रीम गिव्स राइज टू द बर्थ ऑफ अ न्यू एज एंड अ बेटर वर्ल्ड. द पोएट पुट्स द आर्टिस्ट इन द हाईएस्ट पेडेस्टल, उसको सबसे ऊपर रखते हैं, एंड रेंडर्स देम टू बी इमॉर्टल दैट देयर आर्ट विल नेवर डाई, reasserting the fact that they are, even though they are losers or forsakers, they are ultimately movers and shakers of the world. means वो पूरे वर्ल्ड को as a rebellion लेते हैं, पूरे वर्ल्ड में रिबेल करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे मेक वर्ल्ड अ न्यू बेटर प्लेस. ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पर आएंगे जो लास्ट पार्ट है इसका. द क्वेश्चन सेज, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है, क्रॉसिंग द बार. सेकंड कर लिया, वी आर द म्यूजिक मेकर्स. और ये रहा मेरा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड के भी दो पार्ट्स हैं, 10 नंबर का, 5-5 10 नंबर का है, एंड यू हैव टू डू आइदर ऑफ द टू थिंग्स. फर्स्ट इज कि हाउ डज द पोएट रिजॉल्व द क्राइसिस इन हिज माइंड इन द पोएम डार्कलिंग थ्रश, कि वो अपने जो माइंड में उसके क्राइसिस चल रहा है उसको वो कैसे सही करता है, उसके थॉट्स क्या है एट द एंड ऑफ द पोएम. ओके, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, द क्वेश्चन फ्रॉम डार्कलिंग थ्रश. तो ये जो, एक मिनट, हाँ, दिस इज डोवर बीच. तो द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डार्कलिंग थ्रश, हाउ डज द पोएट रिजॉल्व द क्राइसिस इन हिज माइंड इन द पोएम डार्कलिंग थ्रश, और उसके थॉट्स आपको बताने हैं. तो द पोएट, द डार्कलिंग थ्रश इज अ पोएम जो एक इंग्लिश पोएट और नॉवलिस्ट, किसने, थॉमस हार्डी ने लिखी हुई है. द पोएम डिस्क्राइब्स अ डेजोलेट वर्ल्ड, एक अकेला ऐसी प्लेस जहां पर कोई भी रहता नहीं हो, जहां पर स्पीकर टेक्स अ कॉज ऑफ डिस्पेयर, जिसके कारण जो स्पीकर है उस प्लेस को कैसा लेता है, एक कॉज ऑफ डिस्पेयर, निराशा, होपलेसनेस के जैसे. हाउएवर, एक बर्ड वहां पर आती है, दैट इज अ थ्रश. ओके, ही इज the bird is singing a beautiful and hopeful song, so hopeful कि स्पीकर सोचता है कि बर्ड को कुछ ऐसा पता है जो स्पीकर को नहीं पता है. बस इतनी ही सी ये वाली पोएम थी, छोटी सी. ओके, दिस वाज रिटन इन दिसंबर 1900. पोएम रिफ्लेक्ट करती है on the end of the 19th century and the state of western civilization, the desolation of the scene, जो सीन इतना ज्यादा डेजोलेट है, वहां कोई नहीं रहता है, serves as a extended metaphor of the decay of western civilization, जो उस समय पे हुआ होगा उसकी बात यहाँ की गई है. और थ्रश जो है वो एक सिंबल है पॉसिबल रीबर्थ का थ्रू रिलीजियस फेथ. डार्कलिंग थ्रश इन पार्ट uses its डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लीक विंटर, बहुत ज्यादा डल विंटर लैंडस्केप का, एक एक्सटेंडेड मेटाफर के जैसे, जो कि एक डिक्लाइन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वहां पर. ओके, इट इज पर उसकी एक लिटरल और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, detailed description and of the speaker's state of mind, because he is very much upset, he is very much gloomy in his mood, looking out on the landscape. The speaker seems to filled with a sense of isolation, उसको लगता है कि वो बहुत अकेले है, यहाँ पर alone है. he is in despair, he is in निराशा and sadness. ये जो फीलिंग है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली शेप करती है कि वो अपनी जितनी भी सराउंडिंग्स है उसको कैसे करता है कि यहाँ पर जितने भी है वो सब कॉप्स हैं, एवरीथिंग इज डेड. ओके, पोएम जो है वो सजेस्ट करती है एक साइक्लिकल और सेल्फ फुलफिलिंग नेचर ऑफ निगेटिविटी, जो खुद को हर चीज जो वो देख रहा है उसको सब कुछ उसमें नेगेटिव ही दिख रहा है. जो पोएम का लैंडस्केप है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, और इसीलिए वहां पर पोएट के मूड की बात की गई है कि वो कैसा था. Instead, each element
ओके, जैसा है वैसा नहीं दिखाया गया है, वो एक स्पीकर का एक पर्सनल इमोशन और प्रायोरिटीज शो करते हैं। उसको ऐसा लगता है कि जो लैंडस्केप है वो सेंचुरी के कॉर्प्स हैं, डेड बॉडीज हैं। क्लाउड्स जो है वो एक क्रिप्ट है, स्टोन का एक चैम्बर होता है जिसके नीचे टॉम्ब रखी होती है। जो विंड लाइक है वो एक डेथ लेमेंट गा रही है, डेथ वाला सॉन्ग वो गा रही है। फिर लिखा हुआ है द स्पीकर इज thus trapped in a vicious circle. His or her emotions shape this landscape. उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जितना सैड है उतना ही ग्लूमी उसको वो पूरा एरिया दिख रहा है, which then reinforces his or her emotions. This cycle holds until थ्रश अपीयर्स, और जब तक थ्रश जो बर्ड है वो अपीयर करती है तब तक ये चीज उसमें दिखाई गई है। क्या बोला गया है? द थ्रश रिफ्यूजेस टू एसिमिलेट अंडरस्टैंड फुली स्पीकर्स व्यू of the world or to reinforce speaker's emotions. Though the bird is skinny, the bird is very thin and bed raggled, बहुत ज्यादा messy, उसके जो अगर जैसे एक बर्ड होती है वो जब फड़फड़ाती है तो उसके जो फेदर्स होते हैं बहुत डिसअरेंज हो जाते हैं, वैसे ही वो बेड रैगल्ड है, पोटेंशियली एज अ सिंबल ऑफ डिस्पेयर उतना ही जितना कि क्लाउड जो ओवरहेड है और जो विंड विसल कर रही है। बट फिर भी वो कौन सा सॉन्ग आती है? शी सिंग्स अ होपफुल सॉन्ग। द स्पीकर दस कंक्लूड कि थ्रश को कुछ ऐसा पता है जो स्पीकर को नहीं पता है। सम ब्लेस्ड होप इज देयर, ओके, वेयर ऑफ ही न्यू, जो बर्ड है उसको पता है, एंड आई वॉज अनअवेयर in its brilliant, unexplainable, inexplicable hopefulness. थ्रश जो है वो फोर्स करती है स्पीकर को टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इमोशंस बियॉन्ड डिस्पेयर एंड डेसोलेशन, आइसोलेशन की दुख और निराशा के बाद भी कुछ इमोशंस हैं, कुछ हैप्पीनेसेस हैं, कुछ होपफुलनेस है जो होती हैं, और वो थ्रश उसको रिकॉग्नाइज करवाती है। फर्दर मोर द थ्रश मेक्स द स्पीकर रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड that cannot be interpreted through those emotions. It might break the vicious circle जो स्पीकर के जिसके अंदर स्पीकर trapped है, और so proves to the reader कि hope is present even in the most desolate of circumstances. ओके, फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि जो पोएट है वो थ्रश के जो सेलिब्रेटरी मूड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसको नहीं पता है कि थ्रश इतना खुश क्यों है। द पोएट इज सिंपली कैन नॉट फाइंड एनी रीजन ऑफ होप और एनी वे आउट ऑफ हिज क्राइसिस व्हेन ही स्टेट्स कि वो उसको नहीं समझ पा रहा है दैट इज देयर एनी कॉज ऑफ कैरलिंग, मतलब इतना खुश होने का, सिंगिंग का, डांसिंग का इतना कोई मतलब रीजन है भी कि नहीं। of such ascetic sound we are made to understand कि he can no longer be inspired, कि उसको even thrush की जो singing है वो भी इंस्पायर नहीं कर पा रही। he is unable to identify या फिर transported by the music, उस ये उसका मूड बता रहा है। ओके, उसका जो इमेजिनेटिव एफर्ट्स हैं वो कॉन्ट्रेरी हैं, आर सिंपली एक मिनट, कुछ हुआ है क्या? Okay. The poet cannot find a way out of his feelings of futility and hopefulness just because कि he is unhappy. अंदर उसके निराशा बहुत ज्यादा है कि कुछ blessed hope है जो उसको unaware है। इतना सारा थ्रश की सिंगिंग के बाद भी उसको कोई वो नहीं लगा कि देयर इज समथिंग, ही इज वंडरिंग कि देयर इज व्हाट इज दैट, कि जो उसको खुश नहीं कर पा रहा है। ओके, जो उसको बर्ड को दिख रहा है बट उसको नहीं दिख रहा है। एंड द लास्ट पार्ट, ये डोवर बीच वाला पार्ट है, दैट कंबाइंस द ब्यूटिफुल नेचुरल डिस्क्रिप्शन एंड इट इज अ कॉमेंट्री ऑन द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। मतलब वो वहां के देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुम लोग आप लोग को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो नेचुरल डिस्क्रिप्शन तो उसने दिया है कि यहाँ पर क्लिफ है, यहाँ पर नदी सॉरी सी है, वहां पर ऐसी ऐसी प्लेस है, और उस टाइम की जो सिचुएशन थी कि वहां पर देयर इज नो फेथ नथिंग, ठीक है, नो लव नो होप, तो ये सारी चीजें भी साथ साथ में चलती है। तो आपको बस फर्स्ट
और थर्ड स्टैंजा को एक्सप्लेन करना है, उससे ज्यादा ये पोएम में कुछ भी नहीं है। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या बोला गया कि डोवर बीच एक मास्टरपीस है दैट वाज कंपोज्ड बाय द फेमस पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू आर्नल्ड। द सेंट्रल थीम क्या कहती है, द ऑपोजिशन ऑफ द आइडियाज बिटवीन रिलीजियस एंड मॉडर्न वर्ल्ड। रिलीजियस वर्ल्ड जिसमें फेथ था और मॉडर्न वर्ल्ड जिसमें फेथ नहीं है। पोएम वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन 1867। ओके, अब जो पोएट मैं उसमें मैथ्यू आर्नल्ड द पोएट वो क्या कहता है, वो पहले तो सी साइड व्यू ऑफ द इंग्लिश चैनल को डिस्क्राइब करता है, दैट इज इन द नाइट टाइम थ्रू हिज विंडो ही यूजेस वेव्स एज ऑन द पेबल्ड बीच एज अ मेटाफर ऑफ ह्यूमन सैडनेस। वो क्या करता है, जो वहां की वेव्स हैं उनको एज ह्यूमन सैडनेस वो कंपेयर करता है उसको ह्यूमन सैडनेस से और अनसर्टेनिटी से, दैट ही फेल्ट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड वाज मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन। ओके, उसको ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन इन द फेस ऑफ सच अनसर्टेन वर्ल्ड। आर्नल्ड कहता है ही कंक्लूड्स दैट द बेस्ट थिंग इज टू बी ट्रू टू वन अनदर। वो अपने पार्टनर के साथ वहां पर आया था, बिलवड के साथ, और उसको बोलता है कि जस्ट बिकॉज की जो वर्ल्ड है ये ऐसा है, लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर। द इमेज ऑफ द ओशन becomes central metaphor that ties the entire poem, full of allusions and इमोशनल डिस्ट्रेस। एल्यूजन क्यों बोला गया है, एक एक्सप्रेशन डिजाइंड टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मेंशनिंग इट एक्सप्लिसिटली, एक इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस एंड एल्यूजन टू शेक्सपियर। जब आप किसी को रेफर करते हो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। ओके, द बिगनिंग ऑफ द पोएम जो है वो, अब ये जो बिगनिंग ऑफ द पोएम है यही उसका नेचुरल डिस्क्रिप्शन है। एक सेंस ऑफ पीस, सीन ऑफ पीस और मेलंकली दोनों दिखाता है कि वहां पे शांति भी है बट वहां पर सैडनेस भी है। आर्नल्ड्स वर्ड्स ऑफ चॉइस इन द फर्स्ट स्टैंजा वो सिर्फ इतना दिखाता है कि इट सेट्स द टोन ऑफ द पोएम before he even mentions that is eternal tone of sadness, note of sadness। एक अर्ली लाइन में वो स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। फ्रेंच कोस्ट पे लाइट आई थी, कौन सी लाइट, मून लाइट आई थी। ओके, फोर शैडोज अ लेटर स्टैंजास, फिक्सेशन ऑन द लॉस ऑफ फेथ। द लाइट्स ऑन द फ्रांस आर गोइंग आउट ऑन द सेम वे कि लाइट ऑफ रिलीजन जो है वो भी इट इज गोइंग आउट, जो लास्ट स्टैंजा में दिखाई गई है, इन अ फार लेस ग्रेजुअल वे इट इज अ इन द डोमिनेट ओशन इमेज। जो न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड या फिर मॉडर्न वर्ल्ड है वो सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू है, पर वो सिर्फ उसका अपीयरेंस है। अब यहाँ पर दिखाया गया कि कैसे जो कंटेम्पररी वर्ल्ड है वो साथ साथ चल रहा है। द रियलिटी इज इन दिस मैकेनिक स्टिफ वर्ल्ड जिसके अंदर देयर इज नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइफ, बिकॉज दिस मैकेनिक्स कैन नॉट फील love, no joy, no vision, as humans need love and warm characteristics of humanity. Okay, it is thus deducible that the future will have no certitude। जो future है या जो उस समय का वर्ल्ड है, उस समय तो फेथ था लेकिन उसके साथ साथ जो वर्ल्ड चलता आ रहा है या उसके बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहां पर देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज नो पीस, नो हेल्प फॉर पेन। जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, एसेंशियल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस समय पर हमको नहीं दिख रहे थे, वही पोएट कहता है। Okay, really human can survive, only survive the harsh world when everybody believes and trusts each other, and this will be broken with the introduction of industrialization। मतलब एक modern world में जहाँ पर सिर्फ money was the major thing, उस टाइम पर के लिए बोला गया है कि जहां पर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए वहां पर नहीं है। This change of the world will bring confused alarms on struggle and fight। ये flight जो लास्ट का पार्ट, 2 पार्ट्स है वो, और it creates an imagery of the darkling plane, a dark vision of humans। ठीक है, फर्दर मोर जो टर्बिड एब है, जो नेचर का एक और पार्ट दिखाया गया है जहां पर जो नदी है वो, जो ओशन की वेव्स है वो आ रही है वो वापस जा रही हैं। ओके, मडी
जो ebb and flow of the shows की जो cloudy uncertain future of ebb and flow है आने और जाने का, which is repetitive cycles of nature. Can human only survive when they make harmony with the nature and go against the natural cycles? Can only mean the extinction of human beings. अगर वो हार्मनी बनाएंगे तो वो नेचर के साथ रहेंगे, अगर नहीं बनाएंगे नेचर के साथ हार्मनी तो ह्यूमंस विल बी एक्सटेंट. ओके, फिर कहा गया जो क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड है, दैट ग्लीम्स एंड ग्लिमर्स हैव द सेंस ऑफ शेकीनेस. एक प्रिकेरियसनेस है, एक अनसर्टेनिटी है, एक अननोन थिंग उसके अंदर है, दैट शोज द इकोज ऑफ मॉडर्न मैन, अनसर्टेन मॉडर्न मैन. ये जो इमेजरी है वो पोर्ट्रे करती है द विदरिंग अवे ऑफ क्लिफ्स एज अ डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब कि फेथ को डिक्लाइन कर रही है, फेथ दिखाने की वहां पर नहीं है. व्हाट्स मोर इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द अर्थ itself as humans exploit resources out of earth which the modern world enabled men to do. जो फ्लॉज है मॉडर्निज्म के और रियलिज्म के वो पोएम में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस किए गए. आर्नल्ड जो है वो हिंट देता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है या उस समय का जो वर्ल्ड है will have some flaws, उसमें कुछ बुराइयां होंगी, and will inevitably bring loss of faith and result in loss of equilibrium. In science there is no hope, everything is measured out exact. Okay, measured out and exact, hence the modern world जो है वो reality can be no hope as it looks vain. Again आर्नल्ड जो है वो sympathize कर रहा है with the loss of hope in reality. उसको ऐसे लगता है कि actual में there is no hope. एक different sense में the calm naturalistic description of the beach in the first stanza जो है वो सिर्फ एक appearance के जैसा होता है और वो contrast करता है to the reality जो कि sad है, hopeful है, retreating है और tremulous है. ठीक, तो ये पूरा पार्ट आई विल सेंड यू देयर ऑन टेलीग्राम. आई होप जो एनालिटिकल पार्ट आपको इस पोएम्स में चाहिए था, क्योंकि पोएम्स के जो पार्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा एनालिटिकल होते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. अब कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया है, आस्क मी. ओके, and if there's something you wish to know, you can mention it in the comment box. Share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel and keep studying for your pre boards.